अस्सलामुअलैकुम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मैं नूरुल इस्लाम हाशमी सबसे पहले शुक्र अदा करता हूँ अपने अल्लाह ताला का और अपनी फ़ैमिली का और अपने असातिज़ा का जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया। और अब बढ़ता हूँ मैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है 10th क्लास की मैथ चैप्टर 9 के थ्योरम्स। थ्योरम को समझने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं जो बच्चों आपको लाजमी पता होना चाहिए, उनके बिना आपको थ्योरम की समझ नहीं आएगी। तो आइए सबसे पहले उन कंसेप्ट्स को क्लियर करते हैं ताकि हमारे लिए थ्योरम को समझने में आसानी हो। ये वो चीज़ें हैं जो थ्योरम में बार बार रिपीट होंगी और हमें बार बार काम आएंगी। इनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तवज्जो से सुनें और इनको अच्छे से समझें। सबसे पहले यहाँ सर्कल की डेफिनेशन लिखी हुई है कि सर्कल क्या होता है। सर्कल इज़ अ लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट पी इन अ प्लेन विच इज़ ऑलवेज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट ओ। द फिक्स्ड पॉइंट ओ नॉट लाइंग ऑन द सर्कल इज़ कॉल्ड सेंटर ऑफ सर्कल। सर्कल एक ऐसा लोकस होता है। लोकस को सबसे पहले समझेंगे। लोकस क्या है? लोकस एक ऐसा पैथ होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मूव कर रहा होता है किसी रूल के तहत। मतलब कोई इंपॉर्टेंट रूल गिवन हुआ होता है, उसके तहत जो है वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है। दैट इज़ कॉल्ड द लोकस। इन सिंपल वर्ड्स लोकस कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द लोकेशन। ठीक है जी, लोकेशन हमें गिवन कर दी जाती है। लेट्स सपोज कि हमें कह दिया जाता है कि घर से जाना है स्कूल, तो लोकेशन है घर से स्कूल की। तो एक हमारे पास पैथ गिवन हो जाता है, दे दिया जाता है रूल के तहत। मतलब जो रूल है वो ये रूल है कि स्टूडेंट है उसने जाना है घर से स्कूल। ठीक है जी, दैट इज़ कॉल्ड लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट पी। तो एक पॉइंट है जी जो मूव कर रहा है कॉन्टीन्यूसली इन अ प्लेन। किस में? प्लेन में। प्लेन क्या चीज़ होता है इसको भी अच्छे से समझ लें। प्लेन कोई भी हमारे पास चीज़ हो सकती है। ठीक है, ऐसी चीज़ जिसमें दो पॉइंट्स या दो से ज़्यादा पॉइंट्स हम ड्रा कर सकें और उनको आपस में मीट अप करवा सकें। दैट इज़ कॉल्ड प्लेन। ठीक है जी, आई होप कि आपको समझ आ गया। लेट्स सपोज मैं कह सकता हूँ कि ये जो रजिस्टर है, ये जो पेज है, ये एक प्लेन है। ठीक है, क्योंकि इस पर मैं कहीं पे भी दो पॉइंट या दो से ज़्यादा पॉइंट्स ड्रा कर सकता हूँ और उनको आपस में क्या कर सकता हूँ? मीट अप करवा सकता हूँ। ठीक है, तो दुनिया की हर वो चीज़, आप स्केल ले लें, पेंसिल ले लें, ठीक है, आप वाइट बोर्ड ले लें, कोई भी ऐसी चीज़ जिस पे दो या दो से ज़्यादा पॉइंट्स आप लगा सकते हैं और उनको आपस में मीटअप करवा सकते हो, दैट इज़ कॉल्ड प्लेन। ठीक है जी, अब वो जो पॉइंट पी होता है वो मूव कर रहा होता है कहाँ से? एक फिक्स पॉइंट से जहाँ पे आपने उसको फिक्स किया हुआ होता है। ठीक है जी, लेट्स सपोज अगर आप के पास प्रकार हो, ठीक है, वो फिक्स्ड होती है सेंटर पे और उसको हम यूज़ कर रहे होते हैं इस तरह से, मतलब मूव करा रहे होते हैं। ये जो मूव वाला पॉइंट होता है दैट इज़ पी, और वो जो सेंट्रल पॉइंट होता है जो फिक्स्ड होता है दैट इज़ कॉल्ड ओ। ठीक है जी, आई होप आपको सर्कल की अब समझ आ गई होगी जी। सर्कल एक ऐसी लोकेशन, ऐसी चीज़ होती है जी जो कि पॉइंट पी के ज़रिए से मूव कर रहा होता है बाय कीपिंग द फिक्स्ड पॉइंट ओ। ठीक है जी, और वो फिक्स्ड पॉइंट ओ जो होता है वो इक्वी डिस्टेंट होता है, मतलब इक्वल डिस्टेंस रख रहा होता है पॉइंट पी से हर जगह से। ठीक है जी, द फिक्स्ड पॉइंट ओ नॉट लाइंग ऑन द सर्कल। वो जो पॉइंट ओ होता है वो सेंटर में होता है जबकि सर्कल पर वो नहीं होता। ठीक है जी, ये पॉइंट ओ है और ये जो है ये इसका सर्कल है। ये पॉइंट ओ सर्कल पर नहीं है बल्कि सेंटर में मौजूद है। और पॉइंट पी ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी पॉइंट पी हो सकता है, ये भी पॉइंट पी हो सकता है, ये भी पॉइंट पी हो सकता है। और ये पॉइंट पी जो है ओ से हर लिहाज से इक्वी डिस्टेंट है, इक्वल है। ये सब की जो लेंथ है वो क्या है? इक्वल है। तो डेफिनेट रूल ऑफ सर्कल आ जाता है उसके बाद के रूल क्या है सर्कल का? वो ये है जी, डिस्टेंस फ्रॉम अ सेंटर ऑफ सर्कल इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सर्कमफेरेंस। वो जो डिस्टेंस होता है सेंटर का वो इक्वल होता है सरकमफेरेंस से। सरकमफेरेंस कहते हैं सर्कल को ही, सर्कल का दूसरा नाम है सरकमफेरेंस। ये जो पॉइंट ओ से जितनी भी लाइंस हम ड्रा करेंगे उसका इक्वल डिस्टेंस होता है, इसको लोकस भी कहते हैं। उसके बाद रेडियल सेगमेंट, तो हाफ ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू द सरकमफेरेंस इज कॉल्ड रेडियस। आपने केमिस्ट्री में भी रेडियस की डेफिनेशन पढ़ी होगी, एटॉमिक रेडियाई की डेफिनेशन पढ़ी होगी। ठीक है जी, और उसके अलावा आपने 9th की मैथ में भी रेडियस की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, आप 10th में भी पढ़ें। तो ये वही रेडियल सेगमेंट, सेगमेंट का मतलब होता है पोर्शन बेसिकली। ठीक है जी, वो कोई भी पोर्शन हो सकता है, किसी भी चीज़ का पोर्शन हो सकता है। और रेडियल रेडियस से निकला हुआ है जो कि हाफ ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द
लाइन होता है। यहाँ पर ये डायग्राम भी मैंने बनाई है जी। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल, ऐसी लाइन सेगमेंट जो सेंटर से लेके सर्कमफेरेंस की किसी पोर्शन को ज्वाइन करे उसे रेडियल सेगमेंट कहते हैं। उसके बाद आर्क एनी पोर्शन ऑफ ए सर्कमफेरेंस, सर्कल का कोई भी पोर्शन ले लें, 2 पॉइंट्स ले लें कोई से भी, दैट इज़ कॉल्ड आर्क। यहाँ पे शो हो रहा है आपको मार्कर से, मैंने उसको हाईलाइट किया हुआ है। उसके बाद आ जाती है कॉर्ड, अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस, कोई भी ऐसी लाइन सेगमेंट जो सर्कल को 2 पॉइंट से जो है ज्वाइन करे, लेकिन शर्त यह है कि वो सेंटर से पास ना करे, तो दैट इज़ कॉल्ड कॉर्ड। अगर वो सेंटर से पास करेगी तो वो डायमीटर हो जाएगी, अगर वो हाफ ऑफ द सेंटर पास करेगी तो वो रेडियस हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर वो सेंटर से पास नहीं करेगी तो उसको हम कॉर्ड कहेंगे, ना उसको हम डायमीटर कहेंगे और ना हम उसको रेडियस कहेंगे। उसके बाद सेगमेंट, सेगमेंट का मैंने आपको पहले बताया वो कोई भी पोर्शन हो सकता है। यहाँ पे 2 सेगमेंट मैंने बनाए हैं जी। पोर्शन ऑफ ए सर्कल बाउंडेड बाय एन आर्क, एक आर्क यहाँ पर ए और बी आपको नज़र आ रही है और एक कॉर्ड आपको यहाँ से रेड लाइन से नज़र आ रही है, ठीक है। ये जो है ये माइनर जो है रेड जो पोर्शन है ये माइनर सेगमेंट है और ये जो है मेजर सेगमेंट है। तो माइनर सेगमेंट जो होता है वो 180 से कम होता है, हाफ ऑफ द सर्कल से कम होता है, और जो मेजर होता है वो हाफ ऑफ द सर्कल से ज़्यादा होता है। उसके बाद आ जाता है एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, वो है सेक्टर। कि सेक्टर क्या होता है? पोर्शन ऑफ ए सर्कल बाउंडेड बाय 2 रेडियस, 2 रेडियस ड्रा करते हैं, ठीक है जी, और एक हम जो है आर्क इंटरसेप्ट उसके साथ कर देते हैं। यहाँ पर आपको शो है जी 2 रेडियस मैंने BO और AO 2 रेडियस मैंने ड्रा कर दी, और इनके दरमियान की जो आर्क है दैट इज़ कॉल्ड द सेक्टर ऑफ द पॉइंट। तो OAB इज़ द सेक्टर ऑफ सर्कल। फिर देखते हैं कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। द वर्ड को का लफ्जी मीनिंग होता है सेम या नो डिफरेंस, जिसमें कोई फ़र्क ना पाया जाता हो, या स्ट्रेट, ठीक है जी। और लीनियर का मतलब होता है लाइन। आपने को एजुकेशन का लफ्ज़ सुना हुआ है। को एजुकेशन का बेसिकली मतलब ये होता है कि लड़का और लड़की में कोई फ़र्क बिना किए, ठीक है जी, सेम उनको हर चीज़ दी जाती है, प्रोवाइड की जाती है। दैट इज़ वाई दैट इज़ कॉल्ड को एजुकेशन, कि लड़का और लड़की के लिए जो रूल्स हैं वो सेम हैं, यानी कि कोई डिफरेंस उनमें नहीं है। तो यहाँ पर कोलिनियर पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स जिनमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, जो बिल्कुल सेम होंगे और सेम लाइन पे लाई करते होंगे। यहाँ पर मैंने एग्जांपल्स भी दे दी हैं। ये देखें, ये पॉइंट ABC सेम स्ट्रेट लाइन पर हैं, ये वाले भी सेम स्ट्रेट लाइन पर हैं, ये भी स्ट्रेट। उसके बाद नॉन कोलिनियर पॉइंट्स आ जाते हैं। नॉन का मतलब होता है नो, नॉट, और को का मतलब होता है सेम, जो सेम ना हो। सिंपल हो जाएगा जी, पॉइंट्स विच आर नॉट लाइंग ऑन द सेम लाइन, ठीक है, जो सेम लाइन पर नहीं होंगे। लेट्स सपोज ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो है हमारे पास सेम लाइन पर मौजूद नहीं है, ठीक है। इसी तरह ऐसे पॉइंट्स जो हमारे पास सेम लाइन पर ना हो उन्हें कहते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। उसके बाद आ जाता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये हमने 9th में भी बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ था, लेकिन एक बार जो है फिर आपको मैं बता देता हूँ। परपेंडिकुलर का लफ्जी मतलब होता है मेकिंग एंगल ऑफ 90 डिग्री, ठीक है जी। और बाई का लफ्जी मतलब होता है 2। सेक्टर का मतलब होता है डिविजन्स या पोर्शंस, ठीक है जी। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसी लाइन होती है जो 90 का एंगल बना रही होती है और लाइन को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर रही होती है। यहाँ पे देखें, हमारे पास लाइन सेगमेंट थी AB, लाइन सेगमेंट थी AB, उसको मैंने बाइसेक्ट करवाया लाइन CD से, CD रेड लाइन से मैंने उसको क्या करवाया, बाइसेक्ट। बाइसेक्ट मीन्स 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया, सेंटर से मैंने उसको क्रॉस आउट कर दिया, ठीक है जी। तो वो क्या बन गया अब हमारे पास बाइसेक्टर, यानी कि AB को बाइसेक्ट कर दिया किससे, CD से। अब यहाँ पर ये देखें, जो एंगल हमारे पास पूरा सर्कल होता है वो 360 डिग्रीज़ का होता है। उसके बाद जो है अगर इस सर्कल को हाफ कर दूँ तो ये 180 और 180 का पोर्शन बन जाएगा, ऊपर वाला 180 का, नीचे वाला 180 का। अब इस 180 को हाफ कर दूँ तो ये बन जाएगा 90 का, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखें, ये भी 90 का है, ये भी 90 का है, यानी कि ये परपेंडिकुलर बन रही है यहाँ पर, ठीक है जी। ये परपेंडिकुलर बन रही है, यानी कि AB बाइसेक्ट कर रही है इस लाइन को, तो यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है। तो इसी तरह यहाँ पे भी कौन सा एंगल बनेगा, 90 का। तो परपेंडिकुलर ऐसी लाइन होती है जो किसी को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है और 90 का एंगल बनाती है, ठीक है जी। 90 और 90 यहाँ पर ये दोनों हाफ सर्कल बन जाएगा 180 का। अब इसका रूल क्या होता है, ये भी हमने 9th में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है कि एवरी पॉइंट ऑन परपेंडिकुलर इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द। तो अगर हम कोई भी पॉइंट परपेंडिकुलर लाइन पे लें वो इक्वी डिस्टेंट होगा हमारे लाइन सेगमेंट से। लेट्स सपोज मैं पॉइंट ले लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो अब ये रूल है
ठीक है, कि वो इक्वी डिस्टेंट होगा। मतलब अगर मैं इसको यहाँ से ए से जो है ज्वाइन कर दूँ, इसी तरह इसको बी से ज्वाइन कर दूँ, तो ये ए और बी का जो फासला है वो क्या होगा, इक्वी डिस्टेंस, मतलब इक्वल होगा। ठीक है, इसी तरह अगर मैं पॉइंट अपनी मर्जी से लेना है, मैंने यहाँ पर ले लूँ, तो ये भी क्या होगा, इक्वी डिस्टेंट होगा ए का और इसके साथ और बी का इसके साथ। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे ले लूँ तो अपनी परपेंडिकुलर पे कहीं भी पॉइंट, एवरी पॉइंट, कोई भी पॉइंट हो सकता है, एवरी, ठीक है जी, एनी, कोई भी पॉइंट हो गया, परपेंडिकुलर पे ले लें तो इक्वी डिस्टेंट होगा कहाँ से, लाइन सेगमेंट से। मतलब अगर जितना डिस्टेंस इसका है इतना ही डिस्टेंस इसका भी होगा, ये रूल है। अब बढ़ते हैं हम अपने पहले थ्योरम की तरफ कि पहला थ्योरम क्या है। सबसे पहले स्टेटमेंट देखेंगे। स्टेटमेंट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको स्टेटमेंट अगर समझ आ गई तो समझें आपको थ्योरम समझ आ गया। ठीक है जी, स्टेटमेंट समझ नहीं आई तो आप थ्योरम नहीं समझ सकते, आपसे थ्योरम होगा ही नहीं। ठीक है, और इसमें रट्टा मारने वाली कोई चीज़ नहीं होती। इसको ईजीली समझें और इसको ईजी लें। ठीक है, आपको ये 2 मिनट में मैं आपको बताऊंगा ये कैसे याद हो जाता है थ्योरम। ठीक है, परेशान नहीं आपने होना। अब देखते हैं जी स्टेटमेंट क्या है, और स्टेटमेंट से ही सब कुछ हमने लिखना है। ठीक है, आप स्टेटमेंट भी आपको क्वेश्चन पेपर में गिवन होगी। ठीक है, आपने उसको बस समझना है। जैसे ही आपको स्टेटमेंट समझ आ गई, आप समझे थ्योरम आपका हो गया बस। ठीक है जी, देखते हैं जी। कहता है जी पहले थ्योरम की जो स्टेटमेंट है, वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। कहता है जी एक सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल पास कर सकता है 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से। तो हमने देखा 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, ऐसे पॉइंट्स जो सेम लाइन पर नहीं होते, जो स्ट्रेट लाइन पर नहीं मौजूद होते। ठीक है जी, लाइन आपको समझ आ गई। ठीक है, स्टेटमेंट आई होप कि आपको क्लियर हो गई है कि हमने कोई भी 3 पॉइंट्स लेने हैं, उनसे हमने एक सर्कल ड्रा करना है, साबित करना है कि उन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से सिर्फ एक ही सर्कल बन सकता है, 2 या 4 सर्कल नहीं बन सकते। आइए देखते हैं। सबसे पहले बनाई हम लोगों ने डायग्राम, जिसमें हमने 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लिए, ए, बी और सी। ठीक है जी, ए, बी और सी को लेने के बाद हमने क्या किया, ठीक है, ये तो हमें उसने स्टेटमेंट में खुद बता दिया कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ठीक है जी, वो हमने ले लिए। उसके बाद हमने क्या किया, इससे कुछ ड्राइंग की। ठीक है जी, वो हम देखेंगे। पहले सबसे हमने लिखना होता है गिवन। अब गिवन हमने स्टेटमेंट से ही लिखना है। स्टेटमेंट में हमें गिवन क्या है कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, यही बात गिवन है, इसके अलावा और कोई चीज़ गिवन नहीं है। तो वो हमने यहाँ लिख दिया, ए, बी एंड सी आर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, और उनको यहाँ पर ड्रा भी कर लिया, ए, बी एंड सी। ठीक है जी, सिंपली भी आप यहाँ पर ए, बी एंड सी जी, ये हमने ड्रा कर लिए, ए, बी, सी। ठीक है, उसके बाद वो पूछता है जी हमारे पास नेक्स्ट हमने लिखना होता है टू प्रूव। ठीक है जी, प्रूव मतलब यानी कि उसने पूछा क्या है। टू प्रूव में हमने ये बात लिखनी होती है, उसने पूछा क्या है। तो देखें जी, उसने पूछा था कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से सिर्फ एक ही सर्कल पास हो सकता है। ठीक है जी, 2 या 3 या 4 या 5 सर्कल पास नहीं हो सकते। तो यही बात हमने यहाँ पर लिखनी है, ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है जी, सिर्फ एक सर्कल ही इन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास आउट हो सकता है। उसके बाद हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन के बनाया क्या है, कंस्ट्रक्ट क्या किया है। सबसे पहले हमने क्या किया, ए को ज्वाइन किया बी के साथ। ठीक है जी, बी को ज्वाइन किया सी के साथ। ज्वाइन करने के बाद हमने इन दोनों के क्या ले लिए, हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मैं पीछे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बता चुका आप लोगों को। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसी लाइंस होती हैं जो किसी भी सेगमेंट को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर देती है और 90 का एंगल बनाती है, और 90 का एंगल बनाती है। ठीक है जी, ये करने के बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने ये दोनों अब जो बाइसेक्टर्स हमने ड्रा किए इनको हमने नाम दे दिया डी एफ, डी एंड एफ, और इसको दे दिया हमने नाम एच एंड के, जो कि बुक में हमारे पास गिवन है। और ये दोनों बाइसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को कट कर रहे हैं पॉइंट ओ पे। ठीक है जी, और इस पॉइंट ओ को हमने क्या कर दिया, सी के साथ ज्वाइन कर दिया और हमारे पास ए के साथ ज्वाइन कर दिया। अब आप देखें, ठीक है, और फिर इसको हमने बी के साथ भी ज्वाइन कर दिया। अब हमारे पास ये 2 ट्राइंगल्स बन गई, ए ओ बी। ठीक है जी, और यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल्स बन गई, यहाँ पे ओ सी बी। अब कंस्ट्रक्शन हम यहाँ लिखें जी, कंस्ट्रक्शन में क्या क्या किया है। सबसे पहले ज्वाइन ए विद बी एंड बी विद सी। ए को ज्वाइन किया था बी के साथ, बी को ज्वाइन किया था सी के साथ।
उसके बाद ड्रा डी एफ, उसके बाद बाइसेक्टर्स ड्रा किए थे दोनों के, ए बी का बाइसेक्टर हमने ड्रा किया परपेंडिकुलर जिसको डी एफ का नाम दिया, और एच के का ड्रा किया बी सी का ड्रा किया जिसको एच के का नाम दिया। और डी एफ और एच के आपस में पैरेलल नहीं है। पैरेलल ऐसी लाइंस होती हैं जो दोनों स्ट्रेट होती हैं और आपस में कभी मीटअप नहीं करती, लेकिन ये दोनों आपस में एंड पे जाकर क्या कर रही हैं, मीटअप इस तरह से कर रही हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही हैं, तो ये पैरेलल नहीं है। उसके बाद बोथ इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, वो दोनों बाइसेक्ट कहाँ पर कर रही थी, पॉइंट ओ पर। ज्वाइन ए बी एंड सी विद ओ एज वेल, फिर हमने ए बी और सी को आपस में किससे ज्वाइन कर दिया, डॉटेड लाइन इस्तेमाल करके ओ से हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। उसके बाद देखते हैं प्रूफ करना है। अब हमने प्रूफ करना है इन चीज़ों को इस्तेमाल करके कि इनमें से सिर्फ एक सर्कल पास आउट हो सकता है। ठीक है जी, सबसे पहले स्टेटमेंट की तरफ आएंगे और फिर इसकी रीजंस लिखेंगे साथ साथ। नाइन्थ का रूल जो पीछे मैंने बताया आपको परपेंडिकुलर का, वही रूल हम इस्तेमाल करेंगे जो हमने पढ़ा था चैप्टर 12 में। नाइन्थ के चैप्टर 12 में हमने ये रूल पढ़ा था जब हमने परपेंडिकुलर की डेफिनेशन पढ़ी थी और डिटेल्स पढ़ी थी। ठीक है जी, तो रूल ये था कि एवरी पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द लाइन सेगमेंट। पीछे भी गिवन है ये चीज़, अब वहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग कि वो जो परपेंडिकुलर, अगर हमने किसी भी परपेंडिकुलर पर बाइसेक्टर पर कोई भी पॉइंट लिया है वो सेगमेंट से क्या होगा, इक्वी डिस्टेंट होगा, इक्वल होगा। ठीक है जी, तो यही बात मैंने ये लिखी कि एवरी पॉइंट ऑन डी एफ वो परपेंडिकुलर है जो हमने ए बी पर लिया था। ठीक है जी, उस परपेंडिकुलर का हर पॉइंट इक्वी डिस्टेंट है फ्राम ए एंड बी, फ्राम द लाइन सेगमेंट ए एंड बी, जो कि लाइन सेगमेंट क्या है इसकी, ए और बी। इस अब अगर मैं डी एफ पे यहाँ पर कोई पॉइंट ले लूँ, यहाँ पर ले लूँ, यहाँ पर ले लूँ, यहाँ पर ले लूँ, कहीं पर भी ले लूँ, तो वो इक्वी डिस्टेंट होगा कहाँ से, ए एंड बी से। ठीक है जी, अच्छा जी, अब इसकी रीज़न क्या है, इसकी रीज़न ये है कि डी एफ परपेंडिकुलर है किसका, ए बी का, और ये हमने कंस्ट्रक्शन की है, हमने ये खुद ड्रा किया था, ये हमारे पास गिवन नहीं था। तो इसकी रीज़न क्या हो गई, कंस्ट्रक्शन। और कंस्ट्रक्शन हमने क्या की, डी एफ का परपेंडिकुलर, ये साइन है परपेंडिकुलर का, ये साइन किसका है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का ये साइन है। ठीक है जी, तो साइंस भी आपने याद रखने हैं। तो ये कंस्ट्रक्शन की हमने। अब इस कंस्ट्रक्शन से हमें पता क्या चली बात हमें कि मेजरमेंट ओ ए बराबर है मेजरमेंट ओ बी के। जो मेजरमेंट ओ ए है, यानी कि हमने बताया पीछे रूल के हिसाब से कि वो जो हमारे पास बाइसेक्टर की लाइन का कोई पॉइंट होता है उसका वो इक्वी डिस्टेंट होता है लाइन सेगमेंट से। तो देखें अब यहाँ पर ओ ए इक्वल किसके साबित हो गया, ओ बी के, अकॉर्डिंग टू द रूल, क्योंकि ये इक्वी डिस्टेंट हो गए। रूल ने बताया हमें ये बात कि ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल हैं। तो ओ ए मेजरमेंट ओ ए बराबर है मेजरमेंट ओ बी के। तो ये बात हमने यहाँ पर लिख दी और इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। सिमिलरली पॉइंट, अब दूसरी जो हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया था अब उसके बारे में लिखेंगे। सिमिलरली पॉइंट ऑन एच के, अब एच के भी एक परपेंडिकुलर है बी और सी का, तो एच के पे भी कोई भी पॉइंट ले लें, ठीक है जी, तो वो भी इक्वी डिस्टेंस होगा कहाँ, अपनी लाइन सेगमेंट के। यहाँ ले लें पॉइंट, यहाँ ले लें, यहाँ ले लें, यहाँ ले लें, यहाँ ले लें, ठीक है जी। तो एच के पर कहीं पे भी पॉइंट ले लें वो इक्वी डिस्टेंस होगा अपनी लाइन सेगमेंट के बी सी के। ठीक है जी, वही बात यहाँ पर। और फिर इसी हिसाब से हमारे पास इसकी जो रीज़न बनेगी वो क्या बनेगी, एच के परपेंडिकुलर है बी सी का, और ये भी हमने क्या की है, कंस्ट्रक्शन। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे कि मेजरमेंट ओ बी भी बराबर हो गई किसके, ओ सी के, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ 9th क्लास चैप्टर 12 के परपेंडिकुलर का कोई भी पॉइंट पर अगर हम लाइन ड्रा कर दें, ठीक है जी, और उसको लाइन सेगमेंट से मीटअप करा दें तो वो क्या होती है, इक्वी डिस्टेंस। तो उस रूल को इस्तेमाल करते हुए हम ये कह सकते हैं कि ओ बी और ओ सी आपस में क्या है, इक्वी डिस्टेंस। तो मेजरमेंट उनकी कितनी है, बराबर है, इक्वल है। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। फिर ओ जो पॉइंट है वो तीनों के लिए कॉमन है, ठीक है जी। वहाँ पर हमारे पास सी लाइन भी पास हो रही है, बी की लाइन भी पास हो रही है, ए भी पास हो रहा है, और परपेंडिकुलर एच के भी पास हो रहा है, और हमारे पास डी एफ भी पास हो रहा है। तो ये सब के लिए क्या है, कॉमन पॉइंट है जहाँ से ये सब मीट कर रही हैं। ओ इज़ द कॉमन पॉइंट टू द डी एफ एंड एच के एंड इक्वी डिस्टेंट फ्राम ए बी सी। ये बात हमने इन इक्वेशंस को यूज़ करते हुए बता दी कि वो इक्वी डिस्टेंट भी हैं, इक्वल भी हैं, और वो कॉमन पॉइंट भी है,
ठीक है जी। तो इस बात से हमें साबित हो गया जब मेजरमेंट ओ ए बराबर है ओ बी के, तो ओ बी भी कॉमन है लाइन इसमें हमारे पास दो ट्राइंगल्स के लिए, तो ओ बी की किसके बराबर हो गई, ओ सी के। तो यूज़ इक्वेशन 1 और 2 को यूज़ किया हमने, ठीक है जी। और हमने ये बता दिया कि ओ ए बराबर है ओ बी के, ओ बी कॉमन है इसके लिए भी और इसके लिए भी, तो ओ बी बराबर है ओ सी के। जब ये इसके बराबर है तो ये ऑटोमेटिकली इसके बराबर हो गई, तो हैंस प्रूव्ड, तो ये बात प्रूव हो गई। एक ही सर्कल पास कर सकता है सेंटर ओ से एंड रेडियस ओ ए विल पास थ्रू द ए बी सी, और वो जो रेडियस है ओ ए। अच्छा अब ये बात समझें, मैंने आपको बताया था कि रेडियस हाफ ऑफ द सर्कल होता है, ठीक है जी। तो अब ये देखें ये सारी लाइंस आपस में क्या हैं, इक्वल शो हो रही हैं, ठीक है। मतलब ओ ए बराबर है ओ बी के, ओ बी बराबर है ओ सी के, ठीक है जी। ओ सी बराबर हो गया ओ एच के, ओ एच बराबर हो गया ओ डी के। तो ये सब क्या है, सेंट्रल पॉइंट पर आके मीट कर रही हैं। ये सब लाइंस कहाँ पर आके मीट कर रही हैं, सेंट्रल पॉइंट पे। यानी कि जो चीज़ सेंटर से लेके सरकमफेरेंस तक आएगी उसको क्या कहते हैं, रेडियस। उसको क्या कहते हैं, रेडियस, ठीक है जी। तो इस रेडियस को अगर मैं इस तरफ बढ़ा दूं, इस रेडियस को मैं इस तरफ बढ़ा दूं इतना ही जितना ये है इस तरफ, तो ये क्या बन जाएगा, डायामीटर। तो फिर इस बात से क्या साबित हो जाएगा कि यहाँ पर एक सर्कल बनाया जा सकता है, ठीक है। जो कि हमारे पास क्या होगा, इस बात को साबित करता होगा कि ए बी सी नॉन यूक्लिडियन पॉइंट्स हैं जिनसे एक सर्कल बनाया जा सकता है, एक सर्कल पास किया जा सकता है, ठीक है। आप स्केल से मेजरमेंट करेंगे तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा। मैंने स्केल इस्तेमाल नहीं किया तो इस वजह से मेजरमेंट थोड़ी सी है वो जो है फिगर थोड़ी सी सही नहीं आ रही, ठीक है जी। तो रेडियस, ये सब रेडियस हैं, और रेडियस से हमें ये बात पता चली, यहाँ पर रेडियस ओ ए और ओ बी और ओ सी और एच ओ और ओ डी जितने भी रेडियसेस हैं, ठीक है, वो इक्वी डिस्टेंट हैं, इक्वल हैं। तो जितने मर्जी आगे हम यहाँ भी रेडियस, इसको रेडियस ड्रा कर लूँ, इधर रेडियस ड्रा कर लूँ, इधर रेडियस ड्रा कर लूँ, इधर रेडियस ड्रा कर, तो ये रेडियस आपस में इक्वी डिस्टेंट हो गए और आपस में क्या बना देंगे, एक सर्कल। तो ये बात प्रूव हो गई कि 3 नॉन यूक्लिडियन पॉइंट से एक सर्कल पास होता है। दुआ में याद रखें। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट थ्योरम के लिए। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई सवाल हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मज़ीद मैंने मैथ्स की जो है हमारे पास फाइनल गेस्ट पेपर वो अपलोड किया हुआ है, उसका लिंक मैं लगा दूंगा, उसे ज़रूर देखें। मैंने पेयरिंग स्कीम लगाई हुई है, वहाँ से उसको ज़रूर देखें, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि चैप्टर नंबर 1, 2, 5, 6 और चैप्टर 9 और 12 से कंप्लीट 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स आप हासिल कर सकते हैं इजीली, ठीक है। पूरी बुक आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसके मज़ीद डिटेल के लिए आप हमारी दूसरी वीडियोस को देखें जो फाइनल गेस्ट पेपर और पेयरिंग स्कीम के लिए डाल दी गई हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।